सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं इस वीडियो में आपको CUET का सिलेबस बताने वाली हूँ, जो कि साइंस स्ट्रीम से है। क्योंकि अब ऐसा है ना, जिस सब्जेक्ट से हमने 12th पास की होती है, हमें वही सब्जेक्ट CUET के लिए चूज़ करने होते हैं। तो मैं PCB की स्टूडेंट हूँ और मैंने लैंग्वेज में इंग्लिश चूज़ करा है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश ही लेते हैं, और GK तो है ही। जर्नल टेस्ट तो करना ही करना है, वो तो कंपलसरी है सेक्शन सी में। तो हमारा जो सेक्शन फर्स्ट होता है उसमें हमारे पास लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है। तो लैंग्वेज के 50 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से हमें 14 करने होते हैं। सेक्शन बी जो होता है वो हमारा सब्जेक्टिव होता है, मतलब सब्जेक्टिव नहीं होता, होता है MCQ, लेकिन जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं 15, 15 नहीं 50। और जो उसके बाद हमारा थर्ड सेक्शन होता है, सेक्शन सी, उसमें हमारे पास आता है जनरल टेस्ट। उसमें काफ़ी सारा सिलेबस होता है हमारा, वो हम देख लेंगे। बट मैं आपको ये चीज़ें क्लियर बताने वाली हूँ, क्योंकि जो बहुत से स्टूडेंट होते हैं आफ्टर द 12th, वो सोचते हैं कि CUET का एग्ज़ाम देना है, तो उनको अभी तक यही कन्फ्यूज़न रहती है कि CUET के लिए 11 12 दोनों का सिलेबस होता है या 12th का ही होता है। तो गाइस, सिंपली 12th का सिलेबस होता है, बट ये नहीं है जो तुम्हारे बोर्ड्स में आ रहा है वही वाला सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो ओल्ड NCERT हैं उनको फॉलो करके पेपर बनाया जाता है हमारा, तो हमें ओल्ड NCERT को ही पढ़ना होता है। इट्स मीन न्यू NCERT में जो चैप्टर्स डिलीटेड है वो भी हमारे CUET में आते ही आते हैं। तो हमें उसके हिसाब से प्रिपेयर करना होता है। और ऐसा नहीं होता है कि बहुत से लोग ये बोलते हैं सेक्शन सी में हमारा क्लास 8 तक का मैथ आता है। अगर आप ये सोच रहे हो तो आपकी सोच बहुत गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं भाई, इसमें कोई शर्म वाली बात है नहीं। बाकी जो लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ते हैं पर उन्हें इंग्लिश नहीं आती है, तो लैंग्वेज वाले सेक्शन में हमें कम से कम 30% स्कोर करना पड़ता है। 30% तो नेसेसरी है, उसके बिना हमें एडमिशन नहीं मिलता है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि CUET का सिलेबस क्या क्या है। और मैं 2025 की बात कर रही हूँ, सिलेबस तो सिमिलर ही होता है, बट अब सिलेबस देख लेते हैं। तो बायोलॉजी में जो है हमारे पास 16 सिलेबस हैं, जैसे कि 16 चैप्टर हैं, सिलेबस नहीं है, 16 चैप्टर हैं। तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रिंसिपल। ये मैंने जो है नेम्स वो मैंने शॉर्ट में लिख रखे हैं। अगर आप बुक देखोगे तो उसमें फुल लिखे हुए हैं, क्योंकि शॉर्ट में मैंने इसलिए रख रखे हैं क्योंकि जब हम 12th पास आउट होते हैं तो हमें मैक्सिमम चैप्टरों के नाम याद ही होते हैं। अगर किसी के पास ओल्ड NCERT नहीं है, क्योंकि अब मार्केट में भी ओल्ड NCERT इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती है, नहीं मिल पाती हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं मेरे पास ओल्ड NCERT है, मैं उसका PDF शेयर कर दूँगी, आप उससे कर लेना। क्योंकि कोई कोई चैप्टर हैं जो कि न्यू NCERT में नहीं है, जैसे कि ऑर्गेनिज्म, ये वाला चैप्टर नहीं है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, काफ़ी चैप्टर हैं जो कि ओल्ड NCERT में है। मतलब ये मान लो 3 to 4 चैप्टर हैं जो कर चुके हैं, बट वो ओल्ड NCERT में है। तो हमें प्रिपेयर तो वो भी करना है, तो फिर वो मैं आपको दे दूँगी PDF के थ्रू, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसके बाद हमारे पास 16 तो बायो में है, 16 ही केमिस्ट्री में है, और 15 चैप्टर हमारे फिजिक्स में। फिजिक्स में जो हमारे 12th क्लास की फर्स्ट बुक है, फर्स्ट वॉल्यूम है, मतलब उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दिए जाते हैं, क्योंकि उसमें अच्छे अच्छे MCQs बन सकते हैं। क्योंकि MCQ बेस तो पेपर आता है, अब भाई थ्योरी में से MCQ निकालने में तो थोड़ी दिक्कत होती है ना, तो इसलिए वो फर्स्ट पार्ट को प्रेफरेंस ज़्यादा देने हैं, तो हमें भी उस हिसाब से फर्स्ट पार्ट को देना है। तो ये सिलेबस हमारा बायोलॉजी का है। आप कहोगे तो मैं PDF शेयर कर दूँगी। और ये केमिस्ट्री का है, और ये हमारा फिजिक्स का है। और ये सेक्शन तो आपको बुक में इजीली मिल ही जाएगा, बट जो हमें मेन फोकस करना है वो हमें इंग्लिश पर करना है, मतलब कि लैंग्वेज सब्जेक्ट पे, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश बोल रही हूँ। और जो जनरल टेस्ट है उस पे, क्योंकि ये इजीली नहीं अवेलेबल होते हैं। बहुत से लोग ऐसा माइंड सेट रखते हैं कि क्लास 8 तक का मैथ आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लास 8 तक का मैथ नहीं आता, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अगर उसके चक्कर में रहेंगे तो हम स्कोर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्लास मैथ तक के उससे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते कितने हैं, 10 to 12 क्वेश्चन मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं आते हैं। तो जिसकी ये मेरा जनरल टेस्ट का सेक्शन है, उसमें आता है क्वांटिटेटिव मैथ आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगा, GK GS आता है। तो क्वांटिटेटिव मैथ के अंदर आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज एंड प्रॉब्लम, टाइम वर्क एंड वेक्स, पाइप्स एंड पार्टनरशिप्स, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, लेस लिख दिया है, सॉरी गाइस।
उसके बाद स्पीड, डिस्टेंस, रेस, एवरेज, नंबर सिस्टम, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिसके आप यहाँ पे देख पा रहे हो। हाँ, और ये हमारा लॉजिकल रीजनिंग में है, लेटर, सिंपल, वर्बल रीजनिंग। मेरे को तो इस सब्जेक्ट के बारे में अभी मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, मुझे नहीं पता मैं कैसे प्रिपेयर करने वाली हूँ, बट हाँ ये है, मैं यूट्यूब की हेल्प से ही प्रिपेयर करूँगी और मैं कोई बैच नहीं लेने वाली हूँ क्योंकि मैं अपने हिसाब से कर लूँगी, ऐसा मुझे लगता है, कोई बात नहीं है। तो अब हमारे पास जो है मैक्सिमम 3 मंथ है, तो मुझे फटाफट से सिलेबस कंप्लीट करना है। हम 12th में यही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो ये हमारा सेक्शन बी तो हो जाएगा। लैंग्वेज और जनरल टेस्ट पे मुझे फोकस करना है, ये मैं यूट्यूब के थ्रू कर लूँगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉक पेपर्स लगाऊँगी क्योंकि जो हमारे सिलेक्शन का सबसे क्रेडिट होता है ना, मोस्ट क्रेडिट हमारा सारा मॉक पेपर्स को ही जाता है। जितने हम मॉक पेपर्स लगाएंगे उतना सिलेक्शन होगा। ये कोई CUET के एग्ज़ाम में ही नहीं है, ये जितने भी हम एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे होते हैं सबके लिए होते हैं। तो ये हमारा GK एंड GS में जनरल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्लासिक डांस, सिटी एंड निकनेम, रेवोल्यूशनरी इंडिया, इन्वेंशन, सिटी एंड रिवर्स ट्रिब्यूटर्स, फर्स्ट इंडिया, सुप ये गाइस सॉरी बट ये मैंने शॉर्ट में लिख रखे हैं अपने हिसाब से। अगर तुम कहोगे तो मैं फुल में भी लिख के दे सकती हूँ, बट इतना आप टॉपिक नेम डाल दोगे यूट्यूब पे तो आ जाएगा यूट्यूब पे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस है। इंग्लिश में आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये 4 पैरा, मिनिमम तो 3 पैराग्राफ हैं और मैक्सिमम 4 पैराग्राफ आ ही जाते हैं। उसके बाद ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस है। नैरेटिव, लिटरेचर, वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजिंग पार्ट्स, चॉइसिंग द करेक्ट वर्ड, एंटोनियम, सिनोनियम, वोकेबलरी। देखो वोकेबलरी का तो कोई एंड नहीं है, एंटोनियम सिनोनियम्स का भी कोई एंड नहीं है, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम करना है। स्पॉटिंग एरर, इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस, चॉइस द करेक्ट वर्ड। कोर सब्जेक्ट का है कोर बेस वर्बल एबिलिटी। और वोकेबलरी में सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ये रहा वो, ये गाइस ये इंग्लिश का सिलेबस है, ठीक है। तो उसके बाद कोर बेस है, उसके बाद वोकैब्स हैं और फिर लॉजिकल है। तो अगर देखो अगर हमने कोर बेस और वोकेबलरी कर ली ना, तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन, रीअरेंजिंग पार्ट्स, ये तो हम बहुत ईजीली डील कर सकते हैं। तो हमें मैक्सिमम फोकस करना है वो इंग्लिश में करना है, जो कि कोर बेस और वोकेबलरीज हैं। और उसके बाद हमें जो जनरल टेस्ट में फोकस करना है वो हमारा है लॉजिकल रीजनिंग एंड GK, क्योंकि क्वांटिटेटिव मैथ इतनी तो सब कर ही लेते हैं, दिक्कत होती है तो एक आध बार देखेंगे तो वो भी हमें हो ही जाएगा। ओके गाइस, तो ये कुछ सिलेबस है, अगर किसी को चाहिए तो वो कमेंट कर देना, मैं PDF दे दूँगी। अगर कोई चाहे तो वीडियो से भी नोट कर सकता है रोक रोक के, क्योंकि ये मैं लास्ट में पूरा सिलेबस दिखा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि गाइस मतलब यूट्यूब पे हमें सिलेबस नहीं मिल पाएगा, जैसे मैं बता रही हूँ मिल जाएगा, बट डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में मिलता है, उससे हमें काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी हमारा टाइम वेस्ट होता है। उसके लिए आप एक ही वीडियो से देख के सिलेबस नोट डाउन कर सकते हो, इसके हिसाब से पढ़ सकते हो, ये आपका जो है टाइम सेव करेगा। ओके गाइस, तो इसी के साथ बाय बाय। अभी मेरे पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि मैं इसको कैसे करने वाली हूँ, कैसे कंप्लीट करने वाली हूँ। हाँ बट ये तो है कि मैं अपने 2 पार्ट्स में मैक्सिमम फोकस करने वाली हूँ। जनरल टेस्ट के अंदर वोकैब्स, इंग्लिश के अंदर वोकेबलरीज, कोर बेस, और जनरल टेस्ट के अंदर GK GS, और एक और सब्जेक्ट है सॉरी गाइस लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि इसमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन काफ़ी दिक्कतें क्रिएट करते हैं, इजीली हो नहीं पाते। और मैंने कभी एज अ साइंस स्टूडेंट मैंने कभी ये जनरल टेस्ट वगैरह कोई आइडिया नहीं है मेरे पास, और मैं CBSE बोर्ड की स्टूडेंट हूँ, तो मेरी इंग्लिश भी जो है वो एवरेज है, क्योंकि साइंस वाले बच्चों की जो इंग्लिश होती है उस पर स्कूल वाले इतने फोकस नहीं कर रहे होते हैं, बोलते हैं कि कोई बात नहीं, इनको तो मतलब कॉन्सेप्ट से मतलब होता है, इंग्लिश कैसे लिखो, एग्जामिनर नंबर दे देते हैं। वो ऐसा भी है, एग्जामिनर हमारी इंग्लिश बहुत कम चेक कर रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट ज़्यादा चेक करते हैं, तो इसलिए इंग्लिश का मेरे पास ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो मैं यहाँ पे फोकस करूँगी जल्दी से जल्दी। मैं पहले अपना जो मेरे सेक्शन B के 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो कंप्लीट करूँगी, और उसके बाद धीरे धीरे साथ के साथ करूँगी मैं अपना इंग्लिश लैंग्वेज जो है मेरे पास, और जनरल टेस्ट। ये करने के साथ साथ मैं मतलब कि पहले अपने तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट करके मॉक पेपर्स लगाऊंगी इनके डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिस के लिए, और साथ साथ में कोर बेस, वोकेबलरीज, जनरल लॉजिकल रीजनिंग, GK GS करूँगी, क्योंकि ये जो है लेंदी हैं और रट्टाफिकेशन वाले सब्जेक्ट हैं। तो इंग्लिश तो नहीं है, इंग्लिश तो समझनी पड़ेगी, बट एंटोनियम सिनोनियम्स तो रटने ही पड़ेंगे ना।
और ये सारी चीज़ें हमें याद करने वाली हैं, तो धीरे धीरे ही करके याद होती हैं। तो पहले मैं इनको रोज़ डेली 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे पढ़ूँगी, लेकिन जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उन पे मैं ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ, क्योंकि जिस हिसाब का मुझे कॉलेज चाहिए, मैं DU के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, मुझे मैक्सिमम स्कोर करना है। तो गाइस इसी के साथ बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, सबसे ज़्यादा वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर अपना ध्यान नहीं रखते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है, तो फिर हमारा माइंड किसी चीज़ को लेकर सिंसियर नहीं हो पाता है। तो सबसे ज़रूरी अपनी हेल्थ है। सेकेंडली सिलेबस है, अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, 3 महीने के अंदर एग्ज़ाम है, बट मेरे को अंदर से ऐसा लग रहा है मेरा हो जाएगा। तो मैं आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मेरे पास फ़िलहाल ऐसी कोई एज़ सच स्ट्रेटेजी नहीं है, जैसे मैंने तुम्हें बताया, और ना मैं यूट्यूब से देखने वाली हूँ। मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करने वाली हूँ। जैसे जैसा मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा, मैं वीडियो के थ्रू आपको बताऊँगी कि हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हम सब करने वाले तो एक्सपेरिमेंट ही है ना, कोई इतना ज़्यादा किसी के पास एक्सपीरियंस तो होगा नहीं इस पेपर के रिगार्डिंग। ऐसा तो नहीं है ना कि लोग साल साल 2-2 साल CUET के लिए प्रिपेयर करते हैं, 2-2 साल तो नीट के लिए भी प्रिपेयर नहीं कर रहे होते हैं, IIT के लिए। तो बस ठीक है, कोई नहीं, बट मेरे को ऐसा लगता है ये जो सब्जेक्ट है इनके साथ तो मैं डील कर ही सकती हूँ, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी एक बार पढ़ रखे हैं। तो MCQ थोड़े जल्दी जल्दी गलत होते हैं, तो मुझे थोड़े कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर जैसे कि बोर्ड में होता है, तो उसमें हम थोड़ी बहुत दिक्कत करके भी लिख देते हैं, तो वहाँ पे हमें मार्क्स मिल जाते हैं। बट MCQ में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अंदर जो है हर सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चंस आते हैं, और जिनमें से हमें 40 करनी होते हैं। जो हमारे फर्स्टली 40 करेक्ट होते हैं ना, उन्हीं को एग्जामिनर चेक करते हैं, और जैसे कि अगर हमने करेक्ट करा तो 5 मार्क्स मिलेंगे उस क्वेश्चन पे। अगर उसके बाद हमने सेकंड वाला रॉन्ग कर दिया, तो उसके 5 मार्क्स तो कटेंगे, जो हमने पहला वाला सही करा उसमें से भी एक माइनस हो जाएगा। अब मतलब बहुत से लोग वीडियो देख के ये सोचेंगे कि मतलब ऐसा क्यों बता रही हैं, इतना तो हमको पता ही होता है। भाई पता होता है, बट जब मैंने स्टार्ट करा था ना एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, मुझे नहीं पता था। मैंने यही चीज़, बहुत से लोग ऐसे यूट्यूब पे आके बोल देते हैं नेगेटिव मार्किंग होती है। भाई पता तो हो नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है। अब इससे पहले बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कंपटीशन नहीं दे रहे होते हैं, उन्हें क्या पता नेगेटिव मार्किंग का मतलब। हमारे बोर्ड्स में नहीं होती, हमारे स्कूल्स में नहीं होती नेगेटिव मार्किंग, तो हमें कोई आइडिया नहीं होता है। उसके लिए मैं बता रही हूँ, अगर कोई इंसान पहली बार प्रिपेयर कर रहा है, उसे एकदम से ट्रैक वाइज चाहिए चीज़ें कि बार बार मुझे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ नहीं देखनी है, तो उसके लिए बहुत हेल्प करेंगे। जिनके पास सिलेबस नहीं है उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल वीडियो है। और भाई जिनके पास हिंदी है, अगर आप कहोगे तो मैं हिंदी का सिलेबस भी बता सकती हूँ, बाकी मेरे पास हिंदी नहीं है, तो मैंने उसका सिलेबस नोट डाउन नहीं करा है। बट मेरा भाई है, वो हिंदी से प्रिपेयर कर रहा है, तो उसके पास है, मैं उससे आपके लिए लाइक के दे सकती हूँ अगर आप कहोगे तो। ओके, देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर गाइस। इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। टेक केयर, अपना ध्यान रखना ही रखना है, उसमें कोई ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। ओके, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे एक कज़न ब्रदर हैं जिनकी मैं बात कर रही थी, वो नीट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। अच्छा खासा प्रिपेयर करते करते वो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, तो उनको हर टाइम हेडेक होने लगता था, क्योंकि वो अपना मतलब माइंड के हिसाब से वर्क नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने प्रेशर ही इतना ले लिया था एग्ज़ाम का। हमें इतना प्रेशर नहीं लेना होता है, हमें प्रिपरेशन करनी होती है, बट साथ के साथ जो हमारी रेगुलर एक्टिविटीज़ होती है उनको फोकस, ऐसा कभी नहीं सोचना होता है कि ये पेपर देने के बाद ही, ये करने के बाद ही हम अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ को फॉलो करेंगे। तो ऐसा कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा माइंड डिज़ाइन ही इस तरीके से है। हमें दोनों चीज़ों को साथ में डील करनी होती हैं। तो अगर हम दिन में 8 to 10 आवर्स स्टडी कर रहे हैं, तो फिर 1 आवर तो हमारे लिए भी बनता है ना, उसमें तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो इसलिए अपने माइंड को रिलैक्स करना भी बहुत ज़रूरी है रेगुलर बेसिस पे। बहुत से लोग वीकली करते हैं, तो उनका माइंड उस हिसाब से फ्रेम होता है, बट मेरा माइंड ऐसा काम नहीं कर पाता है। तो मैं तो अपने माइंड को रोज़ थोड़ा बहुत अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ करती हूँ, विच इज़ मोर हेल्पफुल। तो बाकी ये सिलेबस है, आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ CUET की प्रिपरेशन। ओके, बाय।